अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब पे बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिसने अब तक नहीं किया। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जो कि सामान लोड कर दूसरे शहरों में जाया करता था। इस ड्राइवर का नाम रमेश था। इसकी फैमिली में इसके माँ बाप, 2 छोटे भाई, एक बीवी और 2 बच्चे थे। ये हर महीने इनको मनी ऑर्डर भेजा करता था। कोलकाता में एक सेठ था जिसके पास ये काम करता था। ये उसका सामान लोड करके दूसरे शहरों में पहुंचाया करता था। बहुत सुकून और आराम की ज़िंदगी गुजर रही थी। सेठ भी इसके काम से बहुत ज़्यादा खुश था और वो सेठ हर महीने डाकखाने ले जाकर इसके घर वालों को 1200 रुपये मनी ऑर्डर कर दिया करता था। अब जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही खौफनाक और अजीब है। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो जब भी कभी बनारस या लखनऊ की तरफ से गुज़रता तो अपने घर ज़रूर जाता और अपने घर वालों की खैरियत दरियाफ़्त करता और फिर वापस अपना काम पे लग जाता। एक दफ़ा का जिक्र है कि सेठ ने रमेश को बुलाया और कहा कि दिल्ली में कुछ सामान पहुंचाना है। रमेश ने सामान को लोड किया और अपने साथ एक लड़के को ले लिया जिसको वो अपने बेटे जैसा समझता था। इसका नाम था समू। रमेश ने समू को ट्रक चलाना भी सिखाया था। समू अब माहिर हो गया था। रात के 10 बज रहे थे। ट्रक अपनी रफ्तार से दिल्ली की तरफ जा रहा था। समू ने रमेश से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो वो ट्रक चला ले। रमेश ने कहा, नहीं, जब मैं थकूंगा तो बता दूंगा। ये कहकर रमेश ने बीड़ी निकाली और सिगरेट पीने लगा। अभी 2 घंटे ही गुजरे थे कि रमेश ने समू से कहा कि अब वो ट्रक चला ले। रमेश को नींद आ रही थी। रमेश ने कहा कि अब वो थोड़ा सोना चाहता है। समू क्योंकि बहुत देर से यही चाह रहा था कि उसको ट्रक चलाने का मौका मिल जाए, समू ने फ़ौरन हाँ कर दी और खुशी खुशी स्टीयरिंग पकड़ लिया। रमेश अब सोने के लिए लेट चुका था। रमेश ने समू से कहा कि रफ्तार को धीमी रखना। समू ने कहा कि आप फ़िक्र मत करें, मैं चला लूँगा। ये कहकर समू ने ट्रक चलाना शुरू किया। अब ट्रक अपनी रफ्तार से चल रहा था। समू बहुत खुश था और वो गुनगुनाता हुआ ट्रक चला रहा था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि समू को लगा कि कोई ट्रक उसको फॉलो कर रहा है। उसने बैक मिरर से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो ट्रक इसको ओवरटेक करना चाह रहा है। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको कोई ओवरटेक करके आगे निकल जाए। उसने अपने ट्रक की स्पीड और तेज़ कर दी। ट्रक बहुत तेज़ रफ्तारी से चल रहा था। रमेश क्योंकि गहरी नींद में था, उसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ट्रक किस रफ्तार में है। समू बैक मिरर में देखता रहा और ट्रक की रफ्तार तेज़ करता रहा। रफ्तार अब इतनी तेज़ हो चुकी थी कि समू से कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और देखते ही देखते अब ट्रक बेकाबू हो रहा था। समू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह वो कंट्रोल करे। अभी वो कुछ सोचने के काबिल होता कि एकदम से ट्रक बाएं जानिब सड़क से उतर गया और अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से वो एक दरख्त से ज़ोरदार जाके टकराया। अब समू भी अपने हवास खो चुका था। जब उसकी आँख खुली तो उसने ख़ुद को एक हस्पताल में पाया। उसने इधर उधर देखा और एकदम से घबरा के बैठा। सामने डॉक्टर खड़ा था। उसने समू को इत्मीनान दिलाया कि वो खैरियत से है। उसने समू को कहा कि तुम लेट जाओ। समू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुँचा और रमेश जो उसके साथ सो रहा था वो कहाँ है। उसकी हैरत ज़दा निगाहों में इतने सवाल थे कि डॉक्टर ने ख़ुद ही उसको बता दिया कि वो तो खैरियत से है, लेकिन तुम्हारे साथ जो था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। ये सुनते ही समू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो धाड़े मार कर रोने लगा और उसको अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने रमेश की बात क्यों नहीं मानी। उसने रफ्तार को तेज़ क्यों किया, उससे धीमी रफ्तार क्यों नहीं की। कुछ दिन बाद उसको वहाँ से डिस्चार्ज मिल गया।
वो वापस कोलकाता आया और उसने अपने सेठ को सारी हकीकत बताई। उसके सेठ ने उसको तसल्ली दी और कहा कि जो होना था वो हो गया, ख़ुद को संभालो। सेठ ने बताया कि रमेश अपने घर का वाहिद कफ़ील था। वो हर महीने अपने घर मनी ऑर्डर भेजा करता था। अब क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से उसकी मौत हो गई है तो अब तुम पे और मुझ पर ये ज़िम्मेदारी है कि हम उसके घर वालों की किफ़ालत करें। हम हर महीने उसके घर मनी ऑर्डर भेजें ताकि उसके घर वालों का राशन पानी चलता रहे। समू ने भी सोच लिया था कि हाँ, वो अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा रमेश के घर ज़रूर भेजेगा। ये सब बातें अभी हो ही रही थी कि सेठ ने समू को बताया कि उसने अक्सर रमेश से सुना था कि जब भी दिल्ली की सड़कों पर वो रात को 1 से 2 बजे ट्रक चला रहा होता था तो उसको ऐसा लगता था कि कोई उसको पीछे से ओवरटेक कर रहा है, यानी एक ट्रक तेज़ी से उसके पीछे आ रहा होता था, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता था क्योंकि रमेश ने बताया था कि जब भी वो बैक मिरर में देखता था तो वो ट्रक तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा होता था, लेकिन जब वो खुद पीछे मुड़ के देखता था तो कोई ट्रक वहाँ मौजूद नहीं होता था। ये सुनते ही समू खौफज़दा होने लगा और खौफज़दा निगाहों से सेठ की तरफ देखने लगा। सेठ ने कहा कि मैं पहले उसकी बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब जब तुमने ख़ुद बताया तो मुझे यकीन आ गया कि वाकई दिल्ली की सड़कों पर 12 से 1 बजे के दौरान कोई ट्रक है जो दूसरे ट्रक वालों को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ बैक मिरर में ही नज़र आता है। अब समू को अपनी गलती का और ज़्यादा एहसास हो रहा था क्योंकि रमेश ने उससे कहा था कि अपनी रफ़्तार धीमी रखना, तेज़ मत करना। शायद वो उसको यही समझाना चाह रहा था कि रफ़्तार क्यों हल्की रखनी है। खैर, जो होना था वो हो चुका। खैर, वक्त गुज़रता रहा। सेठ और समू अपनी ज़िंदगी के मामलात में इतने उलझ कर रह गए कि वो रमेश के घर वालों को मनी ऑर्डर करना ही भूल गए कि अचानक एक दिन सेठ को याद आया तो उसने समू को फ़ौरन बुलाया और उसको बोला कि हमने तय किया था कि हम रमेश के घर मनी ऑर्डर किया करेंगे, लेकिन आज 3 साल का अरसा गुज़र गया, हमने उनको पूछा ही नहीं। चलो मेरे साथ, हम उसके घर चलते हैं और उसके लावाहिकीन का पूछते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर दूँ कि सेठ ने और समू ने ये तय किया था कि वो रमेश की मौत की इत्तला उसके घर वालों को अभी नहीं देंगे और चुपचाप उसके घर मनी ऑर्डर करते रहेंगे, क्योंकि अब 3 साल का अरसा गुज़र गया था। तो सेठ ने कहा कि हम उसके घर वालों को जाके मिलते हैं और उनको बता देते हैं कि रमेश की मौत हो चुकी है। ये सोचकर वो बनारस की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने लोगों से रमेश के घर का पता लिया और रमेश के घर जा पहुँचे। रमेश के घर के आगे एक नीम का दरख्त था, वो दोनों उसकी छाँव में बैठ गए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि रमेश के बाप ने दरवाज़ा खोला। सेठ ने बताया कि रमेश उसके पास काम करता था। रमेश का बाप बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से सेठ को और समू को अपने घर में अंदर बुलाया, उसकी खातिर तवाज़ा करना शुरू की। अभी रमेश का बाप सब खातिर तवाज़ी कर ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछने पर पता चला कि मनी ऑर्डर आया है। रमेश का बाप खुशी खुशी मनी ऑर्डर लेकर अंदर आया और उसने मुस्कुराते हुए सेठ को कहा कि जब आप खुद आ रहे थे तो मनी ऑर्डर भेजने की क्या ज़रूरत थी, आपके हाथ ही पैसे भेज देता। ये सुनते ही सेठ और समूह एक दूसरे को हक्का बक्का अंदाज में देखने लगी। उनकी नज़रों में बहुत सारे सवाल थे कि मनी ऑर्डर कैसे और किसने भेजा। सेठ ने हिम्मत जुटाते हुए रमेश के बाप से पूछा कि मनी ऑर्डर किसने भेजा है। उसने कहा कि रमेश ने भेजा है, हर महीने भेजता है मेरा बेटा। सेठ अभी कुछ और पूछने ही वाला था कि समू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और फूट फूट कर रोने लगा। समू को चुप कराते कराते सेठ भी अपनी बर्दाश्त खो चुका था, वो भी रोने लगा। अब दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खूब रो रहे थे और ये देखकर रमेश का बाप हैरत में था कि ये दोनों क्यों रो रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है। सेठ ने बहुत हिम्मत जुटाई और रमेश के बाप को बताया कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं है, एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई थी और इस बात को 3 साल गुजर गए हैं।
रमेश के बाप ने पहले तो यकीन नहीं किया क्योंकि मनी ऑर्डर हर महीने आ रहा था। रमेश के बाप ने कहा कि वो यकीन नहीं कर सकता क्योंकि मनी ऑर्डर के साथ साथ ख़त भी आता रहा है रमेश का। ये सुनकर सेठ की हैरत की इंतहा न रही। उसने कहा वो ख़त मुझे दिखाओ। रमेश के बाप ने जब सेठ को ख़त दिया तो सेठ उसको देखता ही रह गया क्योंकि वो वाकई रमेश की राइटिंग थी और वो ख़त रमेश ने ही लिखा था। सेठ हैरान था कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई मरा हुआ शख्स अपने घर मनी ऑर्डर भी भेजता रहे और ख़त भी। रमेश के बाप ने बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों में हर महीने मनी ऑर्डर आता रहा है और बीच बीच में ख़त भी आया और ख़त में लिखा था कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ इसलिए आ नहीं सकता, लेकिन हर महीने आपको मनी ऑर्डर भेज दिया करूँगा। सेठ और समूह इस बात को सुनकर रोते रहे और अब रमेश का पूरा घर रो रहा था क्योंकि सेठ ने उसको बताया कि 3 साल पहले एक्सीडेंट में वो मर चुका है और उसकी तस्वीर भी हैं। और सेठ ने वो सारी तस्वीर जो एक्सीडेंट के वक्त ली गई थी रमेश के बाप को दिखाई। अब रमेश का बाप, उसकी माँ, उसके भाई, बच्चे, बीवी सब रो रहे थे। अब किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिछले 3 बरसों में ये कौन था जो मनी ऑर्डर भेज रहा था। क्या रमेश खुद था जो मरने के बाद अपने घर वालों की किफ़ालत खुद कर रहा था? ये सोच कर के सेठ और रमू ने जो वादा किया था, जो अहद किया था, वो पूरा नहीं कर पाए। शायद इसीलिए रमेश की रूह भटक रही थी और वो अपने घर वालों की किफ़ालत खुद कर रहा था। लेकिन इस सारी हकीकत के वाज़े हो जाने के बाद से दोबारा मनी ऑर्डर नहीं आया और ना कोई ख़त मौसूल हुआ। लेकिन अब सेठ और समूह ने यह अहद कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर महीने रमेश के घर वालों को मनी ऑर्डर भेजेंगे ही, और उन्होंने ज़िम्मेदारी को पूरा निभाया।